हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी करवाने वाला हूं, जो कि मैं आपको करवा रहा था क्लास 12th का हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन पेपर। पिछली वीडियो में मैंने आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वो समझ में आए भी होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके पास हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू दिस। ए आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 का, और एक बी सेट दे रखा है आपको 4 5 6 7 ऐसे, और एक फंक्शन यानी कि रिलेशन दे रखा है आपको। यानी कि रिलेशन जो होता है मैपिंग होता है, आप मैपिंग बना सकते हैं इसमें। तो ये हो सकता है 1 2 3, और इस तरफ आ जाएगा 4 5 6 7। ये ए सेट हो गया और ये एक बी सेट हो गया। 1 की मैपिंग 4 के साथ हो रही है, 2 की मैपिंग 5 के साथ हो रही है, 3 की मैपिंग 6 के साथ हो रही है। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, स्टेट वेदर एफ इज़ 1 1 ऑन टू और नॉट। आपको 1 1 बताना है, ऑन टू बताना है, या ये बताना है कि इसमें से कुछ भी ना हो। ठीक है ना, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जो 1 1 होता है वो क्या होता है, पहले ये समझिए कि 1 1 क्या होता है। ठीक है, अब 1 1 क्या होता है कि 1 1 ये होता है कि जो सेट ए होता है ना, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी कोई ना कोई इमेज बन रही होती है किसमें, सेट बी में। और हर एक इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो, देखो यहाँ पर क्या है कि 1 के साथ 4 है, 2 के साथ 5 है, 3 के साथ 6 है, तो यहाँ पर यूनिक इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो आप लिख सकते हो यस एफ इज 1 1। क्यों है 1 1, यहाँ पर लिखेंगे इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एलिमेंट of set A has unique image in set B। तो अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है कि यूनिक इमेज बन रही है तो इसलिए 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ ऑन टू की भी बात चल रही है। ऑन टू क्या होता है, देखो ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है, उल्टा होता है। ऑन टू में जो सेट बी होता है ना, उसके जो सारे एलिमेंट हैं उनकी कहीं ना कहीं प्री इमेज किसमें होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि 4 की प्री इमेज क्या है, 1 है, 5 की प्री इमेज क्या है, 2 है, और 6 की प्री इमेज क्या है, 3 है, बट 7 की यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर 7 की प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बात समझ आ रही है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख दोगे नो एफ इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। और क्यों, उसके लिए लिखोगे आप एलिमेंट ऑफ बी हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज विद सेट ए। सेट ए के साथ उसकी कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी जरूरी है। अब इस कंसेप्ट में क्या है कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बात समझ आ रही है। अगर 1 1 क्या होता है, 1 1 वो होता है कि ए के एलिमेंट का कोई ना कोई यूनिक इमेज हो, ठीक है, और ऑन टू क्या होता है कि बी के एलिमेंट की प्री इमेज हो, तो उसको कहते हैं हम ऑन टू। ठीक है, इसमें ये 1 1 तो है बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। बात समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका और क्वेश्चन और वाला पार्ट है, बोला इफ द फंक्शन इफ द फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ ये मैपिंग हो रही है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x - 4 इज बाइजेक्टिव। इस बाइजेक्टिव आपको क्या करना है, ये शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, और देन फाइंड इट्स इनवर्स, और फिर बाद में उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि बाइजेक्टिव होता क्या है। बाइजेक्टिव होता है एक ऐसा फंक्शन जो कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। एक ऐसा फंक्शन जो कि इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा, उस फंक्शन को क्या कहते हैं हम, बाइजेक्टिव। अब ये इंजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव को ही हम कहते हैं 1 1। अभी हमने करा था 1 1, और ऑन टू कहते हैं सर्जेक्टिव को। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 1 1 के लिए आप इंजेक्टिव भी वर्ड पूछ सकता है, और सर्जेक्टिव अगर बोलेगा तो वो ऑन टू होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, बाइजेक्टिव निकालना है। बाइजेक्टिव के लिए पहले आप प्रूफ करो कि वो 1 1 है या नहीं है, और फिर ये प्रूफ करो कि वो ऑन टू है या नहीं है। ठीक है ना,
अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उधर तो आपने मैपिंग से कर लिया था, इस क्वेश्चन को कर देंगे अर्थमेटिकली इक्वेशन से। अब 1 1 के लिए क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, 1 1 के लिए क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा हो या इक्वेशन दे रखी हो, उसको कैसे प्रूव किया जाए कि वो 1 1 है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि फंक्शन में एक बार x1 रखना होता है और एक बार x2 रखना होता है और दोनों को इक्वल करना होता है, यानी कि fx1 इक्वल टू fx2 रखना होता है। अगर आपका जो आंसर है वो x1 इक्वल टू x2 आ जाए, अब इसमें भी रखते हैं fx1, यानी कि देखो फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है आपके पास 3x माइनस 4, x की जगह पर x1 रख दो तो 3x1 माइनस 4 इक्वल टू 3x2 माइनस 4, ऐसे हो जाएगा ये फंक्शन। -4 से -4 कट जाएगा तो 3x1 इक्वल टू में 3x2 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो x1 इक्वल टू में x2 आ जाएगा। तो बताओ इसमें आ गया कि नहीं आ गया, fx1 इक्वल टू fx2 रखने के बाद आंसर क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब दूसरा क्या है, ऑन टू के लिए क्या होता है कि ऑन टू के लिए सबसे पहले इसमें से ना हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी उसको फिर दोबारा से फंक्शन में रखेंगे और आंसर आ जाना चाहिए y। अच्छा, x की जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ y आनी चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको फंक्शन में फिर से पुट करना है और देन फिर जो आंसर आना चाहिए वो y आना चाहिए। अगर y आ गया तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब जैसे कैसे, देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, fx इक्वल टू में 3x माइनस 4 है। अब सबसे पहले fx को y रखो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब x की वैल्यू फाइंड करो, इसमें से y इधर आ जाएगा तो y प्लस 4 इधर आ जाएगा तो y प्लस 4 और 3 नीचे आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, बात समझ रही है। अब इस x की वैल्यू को आप फंक्शन में फिर से पुट करोगे। फंक्शन क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन था हमारे पास 3x माइनस 4। अब x की जगह पर फिर से पुट कर देंगे क्या, y प्लस 4 अपॉन में 3। यहाँ पर x की जगह पर y प्लस 4 अपॉन में 3 पुट कर देंगे। ठीक है ना, और माइनस का 4। अब 3 से तो 3 का कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 4 माइनस 4, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, y आ गया। तो fx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y के बराबर आ गई। अगर fx की वैल्यू y के बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। बात समझ आ रही है। अगर ये दोनों ही फंक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि f जो है हमारा वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। बात समझ आ रही है। पहला तो ये प्रूव हो गया कि हमारा ये फंक्शन हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब दूसरा ये पूछ रहा है कि आपको इनवर्स भी फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, इनवर्स। इनवर्स बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जो आपने ये x की वैल्यू निकाली है ना, इसी को हम इनवर्स कहते हैं। सीधी सीधी बात है, जो x की वैल्यू आई है इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखना, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, x इक्वल टू में y प्लस 4 अपॉन में 3। अब आपको क्या निकालना है, f इनवर्स x। तो इसको निकालने के लिए बस आपको करना क्या है कि जहाँ y लिखा है वहाँ पर x लिख दो। बस ये लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये लिख के जरूर दिखाना पड़ेगा कि y प्लस 4 लिखा है तो आपको लिखना है x प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा आपका f इनवर्स x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमने क्या सीख लिया, क्वेश्चन में हमने सीखा है कि 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। 1 1 क्या होता है, अगर fx1 इक्वल टू fx2 रखोगे और वैल्यू जो है x1 इक्वल टू x2 आ जाती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, 1 1 फंक्शन कहलाता है। और ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर उसमें क्या करना होता है कि x की जगह पर इस वैल्यू को पुट करना होता है और आंसर में क्या आना चाहिए, y। अगर आंसर में y आ गया तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसके डिटरमिनेंट निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट तो सब बच्चों को आता ही है अच्छी तरीके से। बस इसमें क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब आयोटा की एक वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। आयोटा का जो कंसेप्ट होता है उसमें एक चीज़ हमने 11th क्लास में सीखी है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है ना, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पर -1 कर देंगे। ठीक है, अब डिटरमिनेंट के लिए क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा अलग अलग, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर बीच में आता है माइनस, फिर इसको भी ऐसे ही, ये तो प्लस वाला पहले लिख देना। ठीक है, a स्क्वायर फिर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। a स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा।
प्लस का सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था 2 नंबर के हिसाब से। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि ए दे रखा है आपको AIJ, ऐसे दे रखा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, और क्वेश्चन कह रहा है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो 2 × 2 का होगा, 3 × 3 का होगा, ऐसे होगा। और उसमें दे रखा है AIJ जो है I का स्क्वायर माइनस J का स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा होता है। ठीक है ना, I का मतलब क्या होता है रो, और J का मतलब क्या होता है कॉलम होता है। ठीक है, और आगे पूछ रहा है कि देन राइट, पहले तो राइट करिए, और वेदर ए इज़ द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको पता करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या होता है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक ये होता है कि ए का जो ट्रांसपोज है अगर ए के बराबर आ जाए तो ये सिमेट्रिक, और ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के बराबर आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स आप 2 × 2 का बना दो, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो ये होता है A11, A12, A21 और A22, इस तरीके से। तो A11 क्या होगा, I की जगह पर भी 1 रख देंगे और J की जगह भी 1 रख देंगे, तो ये 0 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से। फिर अगला A12, I की जगह पर 1 रख देंगे और B की जगह J की जगह पर भी 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 यानी कि -3। ऐसे ही A21, I की जगह पर 2 रख देंगे और J की जगह पर 1, तो 4 - 1 = 3। और ऐसे ही A22, दोनों की जगह पर 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या बना आपका, ए मैट्रिक्स बन गया। पहला टर्म है 0, दूसरा है -3 और तीसरा है 3 और ये 0, इस तरीके से। अब इसका ये तो मैट्रिक्स आ गया। अब इसका पता करना है कि ये ट्रांसपोज और अब इसका पता करना है कि ये आपका सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, ए का ट्रांसपोज निकालोगे, ए का ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 0। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना। तो ये रो लिखिए जो, इसको नीचे लिख देंगे ऐसे, 0 - 3 है, 0 - 3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही इसको 3 और 0 लिख दिया, इस तरीके से। अब इसका जो ट्रांसपोज है वो ए की तरह होना चाहिए। ए की तरह तो दिख नहीं रहा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये ए की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ए का जो ट्रांसपोज है वो -a की तरह दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बात समझ आ रही है? कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बात समझ आ रही है ना? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, आप इसे नोट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका और पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द दिस पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का यूज़ कर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्या करना होता है कि आपको जो डिटरमिनेंट दे रखा होता है, मतलब जो वैल्यू दे रखी होती है उसको लिख दो पहले तो, और फिर एक वैल्यू लेते हैं x और y, क्योंकि इक्वेशन के लिए x y चाहिए, तो इस तरीके से लिख दो। और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होता है, तो 1 1 1 ऐसे दिखाना होता है आपको। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो 1, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 6 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई y, फिर -2 यानी कि 2 लेते हैं, साइन चेंज हो जाता है, -2 हो जाएगा। ये लाइन गई, ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 और x को 1 से, तो माइनस का x, फिर प्लस का 1, ये लाइन गई पूरी, यानी कि रो और कॉलम जाएंगे, तो 3 को y से 3y और माइनस का 6x, इस तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 - y, माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6x। अब इसमें क्या क्या कट रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस का y तो 2y और माइनस का 6x और प्लस का 2x कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4x। अब इक्वल टू में 0 रख के चलते हैं हम, यहाँ पर इक्वेशन निकालनी होती है, तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4x इक्वल टू में 2y, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2x इक्वल टू में y, ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इतना ध्यान रखना है कि तीसरा पॉइंट आपको x y और यहाँ पर आपको 1 1 1 पुट करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें। देखिए क्या कह रहा है कि y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² लिखा हुआ है, तो इसका आपको क्या निकालना है, dy/dx। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² अगर आ जाए तो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे की जगह पर आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x पुट कर दीजिए। ठीक है ना, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, और 2 और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², सिंपल। तो ये हो जाएगा 1/1 + x², तो dy/dx पूरा इसका आ गया आंसर 2/1 + x² आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको कि ये जो फॉर्मूला है किसका है, 2 tan इनवर्स x का।
बस समझ रही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे द रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक बलून है, उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना, और इंक्रीज होने का रेट कितना दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड हो रहा है, यानी कि टाइम हो रहा है। तो किसका इंक्रीजिंग रेट दे दिया आपको? रेडियस का। जब भी किसी का भी इंक्रीजिंग रेट होता है तो वो उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो यानी कि डी आर अपॉन में डी टी आपको दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये आपको डेरिवेटिव दे दिया, ठीक है। आगे कह रहा है एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर रेडियस बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बताइए कि सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। रेडियस तो पता चल रही है कि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है ये आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ बलून वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो 4 पाई तो कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और r का हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी, ठीक है। आगे ये हो जाएगा आपका 8 पाई और r की जगह पर क्या रख देना है आपको, क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो रेडियस है वो कहाँ तक हो जाए 15 सेंटीमीटर, तो r की जगह पर क्या रख देना है 15 और डी आर अपॉन डी टी आपको दे ही रखा है कितना 10। तो 15 8 120 और 10 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग रेट आ जाएगा किसका, सरफेस एरिया का। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने थे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक नहीं था, ठीक है। हमने 2 सेक्शन आपको करवा दिए, एक सेक्शन ए जिसमें आपको एमसीक्यू करवा दिया और सेक्शन बी जिसमें आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में सेक्शन सी के साथ।